प्रतिपक्षी साथी एक और कुतक रखे, ये सभा भ्रमित हो जाएं, सभ्यता पर एक और आ जाए। शिक्षा के नाम पर फिर देश को बेचा जाए, आरंभ की बुनियाद बोलकर फिर अंत के ढोल बजाए जाए। मैं भारत की नागरिक इस विषय ही नहीं अपितु महोदय उन सभी के विपक्ष में खड़ी होती हूँ जो आज इस सदन से अपने हर तर्क की शुरुआत तो संस्कृत श्लोक से करते हैं, मगर आज इस विषय का पक्ष लेके वे अपनी विवशता को दर्शाते हैं। वे फिर इतिहास के पन्नों को पलटना चाहते हैं, सन 1858 की पीड़ा का वहन करना चाहते हैं, जब इन्हीं विदेशियों की देन से संस्कृति का पतन हुआ, जब जेम्स मिल हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान को ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट कहकर इसकी निंदा करता है। महोदय, मैं अपने प्रतिपक्षी साथियों के संज्ञान में यह बात दर्ज कराना चाहूंगी कि यह किसी तुगलकी फरमान से कम नहीं। जब यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एन जगदीश कुमार स्वयं विदेशी विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने की बात करते हैं, यानी वो जैसी चाहे वैसी शिक्षा नीति बनाए, बुनियादी ढांचा रखे, जहां चाहे जिस शहर में चाहे स्थापना करे, और फिर यही विदेशी नीति बुनियादी ढांचा जिन्न शिन्न पैबंदमयी अखंड भारत को एक बार फिर खंड खंड कर जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यह है महोदय कि भारत में दूसरे स्थान पर सबसे अत्यधिक कर शिक्षा पर है। भारत की मात्र 27% जनसंख्या वित्तीय रूप से साक्षर है, और ऐसे में विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में आना यानी गरीब युवाओं का शिक्षा से 100 मील की दूरी का बढ़ जाना। महोदय, संवेदनाएं संवेदनहीनता में बदल जाएगी जब शिक्षा व्यापार में तब्दील हो जाएगी, जब गरीब से शिक्षा का, देश से सभ्यता का और नागरिकों से उनके निर्णायक होने का हक छीना जाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं अमृतकाल का जिक्र करते हुए पंच प्रणों की बात करते हैं, जिसमें दूसरा ही प्रण गुलामी की हर सोच से मुक्ति का है। और वहीं मैकॉले का वो कथन कि यूरोपीय पुस्तकालय के एक ही दराज में भारत व अरेबिया का पूर्ण साहित्य समाहित है, आज भी हजारों हिंदुस्तानियों के खून में उबाल ला जाता है। और हम ऐसे लोगों, ऐसे मानसिकता वाले लोगों द्वारा स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों को भारत में जगह देने की बात कर रहे हैं। जिस भूमि के ज्ञान से भयभीत होकर नालंदा को जलाया जाता है, इतिहास की किताबों में हेरा फेरी की जाती है, तो क्या मेरे प्रतिपक्षी साथियों के संज्ञान में यह बात नहीं आई कि उन्हीं विदेशी संस्थानों का प्रयोग जासूसी व अन्य अवैध गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है महोदय, जो राष्ट्रीय हित में नहीं। गौरतलब बात तो यह है कि भारत को जब जरूरत थी कि वो अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाएं, तब ऐसे बेतुके फरमान लाए जाते। साथियों, कहीं विश्वविद्यालय की दीवार गिरकर छात्रा की मृत्यु हो जाती है, कहीं सीटें खरीद ली जाती है, कहीं बैठने तक की जगह नहीं, कहीं शिक्षकों की कमी, कहीं हर इमारत में पंखों में छात्र लटके नजर आते हैं। ऐसे में भारत को जरूरत है कि वे सर्वप्रथम अपनी बुनियादों पर जोर दें, क्योंकि विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत में मात्र 25% संस्थानों के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा है। और मेरे विपक्षी साथी इन सभी मुश्किलों को नजरअंदाज करें, सदन को यह बता रहे हैं कि कितने छात्र विद्या ग्रहण करने देश के। अब रही बात प्रतिभा पलायन की, तो मेरे प्रतिपक्षी साथी क्यों भूल जाते हैं कि शून्य के आविष्कार से लेकर सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1, चांद की हर हरकत पर नजर रखने के लिए चंद्रयान 3, तार रहित संपर्क के लिए रेडियो का सर्वप्रथम इस्तेमाल भारत के ही प्रतिभाशाली नागरिकों ने किया। वे क्यों भूल जाते हैं कि योग विश्व भर की दिनचर्या बन जाता है, हरे कृष्ण आंदोलन विश्व भर में प्रचलित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर हमारे अपने बिहार का बेटा केले के तने से बिजली का उत्पादन कर जाता है। और ये सभी तथ्य मेरे विषय को अपने चारों ओर घेरे में घेरते हैं और बताते हैं कि क्यों मैं आज इस विषय के पक्ष में खड़ी हूँ। आखिर में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं भारत की नागरिक बोल रही हूँ। मैं तक्षशिला नालंदा का ज्ञान लिए, मैं वेद पुराण का सार लिए, मैं राणा प्रताप और भगत सिंह से ताप लिए, मैं गांधी से धैर्य और गुलामी से बैर लिए, मैं बोल रही हूँ समाजवाद के पक्ष से आत्मवाद के विपक्ष तक, मैं बोल रही हूँ भारत के हर घर तक, क्योंकि मैं भारत का इतिहास लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भारत की नागरिक बोल रही हूँ। धन्यवाद।